दुरूद शरीफ पढ़ लें। रीड नहीं करना। अच्छा, हम में से वैसे कम बच्चे ही होंगे जिन्होंने पेपर दिए हुए थे, या होंगे भी तो मैक्सिमम लॉ वाले ही होंगे। अगर पेपर फेल हो गया है तो बस ना करना ये है आपने कि डिसीजन जल्दी ले लेना, क्योंकि जब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे ना कि पेपर कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, अपना उतना टाइम मजीद आया करेंगे। हो क्या जो होना था, अब या तो आप इस फील्ड के लिए है ही नहीं, आप चाहते ही थे आना, जबरदस्ती भेज दिया था, तो भी अपने ख्याल जरा दोबारा देखने कि क्या आप चलना चाहते हैं यहाँ कि नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि AFC पास करना इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। AFC बच्चों वाला काम है लिटरली। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप AFC पास कराए हैं, तो AFC तो ICAP एक पेपर लिया करता था PPT, बहुत पहले मेरे दौर की बात है, और कुछ साल मेरे बाद चला था ये। वो एक एंट्री टेस्ट होता था, और यानी मैंने जब पास किया था तो पूरे पाकिस्तान से 100 कुछ बच्चे पास हुए थे उसमें। वो बच्चे अलाउ होते थे CA में आने के लिए। उसमें ये जो आप QM पढ़ते हैं ना, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक होते थे, कुछ जनरल नॉलेज होते थे, कुछ वैसे IQ लेवल के होते थे, ऐसे राइटिंग होती थी। जो बच्चे वो पेपर पास करते थे फिर वो काबिल होते थे कि वो CA कर सकें। वो तो खैर उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन जो AFC की स्टेज थी, और इसको 3-3 महीने बाद पेपर लेने का मकसद भी यही था। और अब शायद हर महीने हो गया कि नहीं, PRC हर महीने हो गया। इसको हर महीने या पहले 3-3 महीने बाद करने का मकसद यही था कि बच्चों को जल्दी पता चल जाए कि उस फील्ड के लिए है कि नहीं है। तो इसलिए AFC पास करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। जिन्होंने जो AFC पास करने के बाद कहते ना जी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेज क्लियर हो गई है, बस इतनों में से बस इतने रह गए हैं कि CA के इतने पेपर में से इतने हो गए हैं, तो ये चलो नन्ही नन्ही खुशियां होती हैं, लेकिन असल मामला है कि कैफ में क्या हालात चलते हैं। तो अगर आपसे लॉ पास नहीं हो सका तो एक तो बेटा दोबारा से सोचिए कि क्या आप सही जगह पर हैं, और क्या, मैं मायूस नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि अपने सिंसियर थिंकिंग करें। क्या आप चलना चाहते हैं, या बस जबरदस्ती आए थे और कुछ करने को नहीं था, या घर वालों ने कहा था कि अगले साल शादी तो कर ही देनी है, तो अभी ऐसा करो फारिग क्या बैठना है, कुछ पढ़ लो, तो चलो CA शुरू कर दिया। अगर इसलिए आए थे, या कहीं और कोई मेरिट ही नहीं बन रहा था इसलिए आ गए थे, फिर से सोच लें। क्योंकि अभी शायद मैं आपको जो बात कर रहा हूँ आपको लगे कि डीमोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं कर रहा बेटे, लेकिन ऐसे केसेस होते हैं जो खुद से टाइम जाया कर करके, क्योंकि हॉस्टल में आते हैं ना दूसरे शहरों से, लाहौर में रोशनियां देखते हैं तो मगन हो जाते हैं, और फिर पढ़ाई से हट जाते हैं। साल 2 साल 3 साल बाद एहसास होता है कि 3 साल जाया कर दिए। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो इन 2-3 साल में घर वालों को कहते आए होते हैं कि हमारे पेपर पास हो रहे हैं,
ऐसे भी केसेस होते हैं, और ये आप ही में से बच्चे होंगे जो ये हरकतें भी कर रहे होंगे। घर में कहना शुरू कर देते हैं कि पेपर पास कर रहे हैं, 2-3 साल तक पेपर ही पास नहीं होते। फिर उसके बाद चूंकि घर से पैसे लेने वाले नहीं रह जाते, फिर आके और कहानियां बनाते हैं, जी घर में ये मसला है, ये मसला है, झूठ बोलना पड़ता है कि किसी तरह हमारी फीस कम हो जाए, या वैसे उधार मांगना शुरू हो जाते हैं दोस्तों से या और लोगों से, टीचर से। मुश्किलों में मजीद बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वापस जाने के काबिल इसलिए नहीं रह जाते कि 2 साल ऑलरेडी जिंदगी के लगा दिए, 3 साल लगा दिए, अब किस मुंह से वापस जाएं? वो जो घर वालों को कह दिया हुआ था कि पेपर पास हैं, अब क्या करें जाके? और अंडर एक्सट्रीम सिचुएशंस, मैं आपको ये सिर्फ हकायक बता रहा हूं ताकि आप फैसला करने। डीमोटिवेट मेरे बच्चों नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स में से 2 मुझे पता है, नहीं, एक तो डायरेक्ट स्टूडेंट है, एक इनडायरेक्ट स्टूडेंट है, जो सुसाइड कर चुके हुए हैं। ये बहुत पुरानी बात है। बताने का मकसद ये है कि अपने लिए स्टूडेंट हालात मुश्किल कर लेता है, कुछ झूठ बोल बोल के, कुछ वैसे ही वक्त जाया कर करके 2-3 साल गुजार देते हैं। उसके बाद जब वापस जाने के काबिल नहीं रह जाते तो फिर और हरकतों में भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप जिन लोगों से पेपर बेटा पास नहीं हो सका लॉ का, वो जरूर देखिए कि क्या वो यहां रहना भी चाहते हैं या बस जबरदस्ती आ गए थे। इट्स बेटर कि आप अभी वापस हो जाएं बजाय इसके कि आप साल, 2 साल, 3 साल जिंदगी के जाया करें। तो इसलिए सीरियसली, सिंसियरली सोचना अपने साथ कि आप क्या करना चाहते हैं। और जो लोग फेल हुए और उनको रीजंस पता है, तो बेटे उन रीजंस को फिर ठीक करिए और पेपर पास करिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा दफा फेल होंगे, हर अगली अटेम्प्ट कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। अभी जिन लोगों ने लॉ की अटेम्प्ट की थी, तो आपका कॉन्फिडेंस जिस लेवल पे भी था, अगली बार उससे कम होगा, क्योंकि आप जब पिछले अटेम्प्ट में पेपर देने गए थे तो उस वक्त आप AFC पास थे। अब जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप कैफ फेल हैं, तो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट है। तो इसके जितनी दफा फेलियर होगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही खराब होता जाएगा। तो मेरे बच्चों, सिंसियरली फैसला कर लें, अपने घर वालों से खुल के मशवरा करें, कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। फिर से सोच समझ के फैसला करिए कि आपने CA कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। ऐसा नहीं है कि फेल हो ही नहीं सकते थे, एक दफा फेल हो गए तो अभी से मैंने कहना शुरू कर दिया कि वापस चले जाना। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि चूंकि ये कैफ का पहला पेपर था, तो अभी बहुत सारी छांटी होने वाली है उन लोगों की जो कैफ करना ही नहीं चाहते, जो CA करने वाले होते ही नहीं है। क्योंकि पहला ही पेपर था ना, तो इसलिए कई वो बच्चे भी पेपर देने पहुंच गए जो AFC तो एम पास कर चुके थे। तो आपको इस पहले फेलियर से सोचने का मौका मिल रहा है कि क्या ये फील्ड आपने कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो बेटे फिर सिंसियरली करना, क्योंकि आगे जितनी बार आप फेल होंगे, जितनी बार घर में झूठ बोलेंगे, बल्कि मैं अक्सर क्लास में बताया करता हूं, क्योंकि खासतौर पे गर्ल्स भी हैं क्लास के अंदर। एक स्टूडेंट थी मेरी, उसने झूठ बोले हुए थे, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, पेपर पास होने के। पेपर उसके पास नहीं हो रहे थे, लेकिन वो कह चुकी थी कि मेरे ये जो कैफ है ना, C एंटर होता था पहले, ये हो गया पास, बस वैसे ही छोड़ के घर चली गई। टाइम गुजर गया, शादी हो गई। अब जो ससुराल वाले थे वो कहीं ना कहीं इस फील्ड से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड थे। उन्होंने कहा कि चलो जब इंटर किया ही हुआ है तो चलो हम तुम्हारे यहाँ आर्टिकल्स करवा देते हैं। अब जब आर्टिकल्स की कोशिश करनी थी तो उससे कहा कि अपना वो रिजल्ट कार्ड वगैरह दो ताकि आर्टिकल्स की कोशिश करें, तो वो तो पास ही नहीं है। अब आप इस चीज को सिर्फ इमेजिन, बल्कि पता नहीं इमेजिन भी कर सकते नहीं कर सकते कि एक लड़की शादी के बाद एक बड़ा झूठ पकड़ा जाए तो फिर पता नहीं इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है कि अगर ये चीज छुपाई थी तो पता नहीं और क्या क्या झूठ बोले हुए थे, बहुत मसले बन जाते हैं। अब उसने ये काम झूठ बोलते हुए सोचा भी नहीं होगा कि कहां जाकर फिर उसकी मार पड़ सकती है। तो इसलिए बेटा, आप लोग जब झूठ बोलते हैं ना, और ये ऐसी पुराना केस याद आ गया, अभी रिसेंटली भी हर सेशन में कोई ना कोई डिफरेंट स्टोरी पहुंच रही होती, बच्चे मशवरे करने आ रहे होते हैं, हर एक के मसाइल थोड़े डिफरेंट तरह के होते हैं। किसी के पेरेंट्स बाहर होते हैं या वालिद बाहर होते हैं, उनसे झूठ बोले होते हैं। कुछ जो है वो दूसरे गांव से, शहर से आए होते हैं, उनसे झूठ बोल के चल रहे होते हैं। झूठों की शक्ल बदल रही होगी, किसी ने शादी के लिए झूठ बोला होगा, किसी ने इसलिए झूठ बोला होगा कि माँ बाप बहुत सख्त हैं, किसी ने इसलिए झूठ बोला होगा कि माँ बाप बहुत मुश्किल में हैं, वो दुखी हो जाएंगे। शक्लें बदल रही होंगी, लेकिन झूठ बोल बोल के बच्चे चल रहे होते हैं, फिर वो दलदल में फंसते जाते हैं। तो बेटे, अभी ही फैसला कर लीजिए कि आपने सच बोल के हालात फेस करके आगे बढ़ना है या अपनी सुस्तियों को, कोताहियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना है। ये पहला पेपर फेल होना आपके लिए एक सिचुएशन आ गई है कि अब आप फैसला कर लें कि आगे कैसे चलना है। चलिए, ये तो हो गई डराने वाली बातें। अब पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप वाकई मेहनत करना चाहते हैं तो उस फेलियर को गुस्से में कन्वर्ट करें, उस गुस्से को एनर्जी में कन्वर्ट करें और पास होके दिखाएं। जो मसले रह गए थे, जो चीजें आप समझते हैं कि आप
ये काम करते तो बेहतर हो जाते, ये मसले थे तो फेल हो गए, तो जो मसले थे उनको दूर करने के स्टेप्स ले लें, कोई बात नहीं, हो गए फेल, कोई बात नहीं। देखें, वो फेलियर बुरा होता है जो मायूसी की तरफ ले जाए, वो फेलियर बुरा नहीं होता जो हौसले बढ़ा दे। तो इसलिए आप इस फेलियर से सीखें, जो जो आपकी गलतियां थी उनको दूर करिए। लेकिन ये मैं फिर आपको कहूंगा कि अभी आपकी एज कम है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी फेलियर साथ जुड़ते जाएंगे, घर वालों के साथ झूठ बोलना शुरू हो जाएंगे, बेटे जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। तो अभी ही डिटरमिन्ड होके अगले सेशन के लिए पूरी प्लानिंग शुरू कर लें कि जो जो कमियां पहले रह गई थी उनको कैसे दूर करना है, और इसको मजीद ड्रैग मत करें, आजकल में फैसला कर लीजिएगा। IAS 16 पे बहुत सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई, और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक स्केड्यूल बनाना भी सिखाया था। कोई सवाल होमवर्क तो नहीं दिया था? दिया था, उसको सॉल्व नहीं किया था बोर्ड पे मैंने, एक भी नहीं किया था। 3 एसेट्स थे ना, हाँ, तो मैंने 1.5 कर दिया था, 1.5 कर दिया था ना, एक पूरा कर दिया था और एक का बस एसेट वाला पोर्शन किया था। ठीक है, चले वो आंसर पूरा बना देता हूं ताकि आप टैली कर सकें, फिर रिवैल्यूएशन मॉडल शुरू करते हैं। क्या क्या था जी? बिल्डिंग थी, और इसमें सिर्फ फॉर्मेट का फर्क है, अदरवाइज ये वही टी अकाउंट्स ही हैं। एक एसेट वाला सेक्शन था जिसमें बैलेंस एज एट 1 जनवरी 21, बिल्डिंग कितना था? है 3 मिलियन। और आपको मैंने तरीका सवाल करने का ये बताया था कि एक क्लास को लें, उसका पहले पूरा सवाल सॉल्व कर दें, फिर अगली क्लासेस पे जाए। तो बिल्डिंग का सवाल पोर्शन कर दिया था, एडिशन में शायद कुछ भी नहीं था, 750,000, डिस्पोजल में कुछ नहीं था, है डिस्पोजल में भी था, अच्छा 540, 3210,000। ये था बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 21, और एक पोर्शन था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, बैलेंस एज एट 1 जनवरी 21। ये गिवन थी कि कैलकुलेट करनी पड़ी थी? गिवन थी 1250,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट की थी, और ये वही है जो पिछले 3 क्लासेस से भी मेहनत कर रहे थे, 342750। और डिस्पोजल वाले की थी 175500, 117 बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 21, और इनका नेट 192750। ये बिल्डिंग वाला पोर्शन था, ये मैंने खुद बोर्ड पे सॉल्व किया था। इक्विपमेंट मैंने ये पोर्शन कर दिया था, है 250,000, एडिशन 320,000, 570,000। ये ओपनिंग नहीं था, नहीं था। ये कर लिया था वर्किंग 1, इसको कर लेते हैं वर्किंग 2, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी हम बेशक यहीं से निकाल लेंगे। साल के शुरू में एक ही मशीन थी, 2 थी शायद। ये इक्विपमेंट का डाटा 2 जनरेटर थे, जिनमें से एक इस साल खरीदा था, और उससे पहले फिर एक ही था जो पुराना चला आ रहा था। अच्छा, वो जो पुराना चला आ रहा था, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड भी फिर उसी की थी। कॉस्ट कितनी? 2। अच्छा, चूंकि अब ये 8-9 दिन आ गए ना बीच में, तो ये सब भूल भाल गया होगा। मैं सिर्फ सामने आंसर लिख रहा हूं, आप फिर इसको घर जाके दोबारा पूरा सवाल देखेंगे, और फिर हुआ तो जरूर पूछ लीजिएगा कल। अभी बस चीजें पूरी करके दे रहा हूं क्योंकि आप सब भूल भाल गए। 250,000 कॉस्ट थी, और एक्यूमुलेटेड निकालनी है, आवर्स मेथड है, तो डिवाइडेड बाय पूरे आवर्स 20,000 इनटू जितने 2020 तक वो आवर्स यूज हो चुका था। तो वो हो चुका था 2019 में 1500, 2020 में 2100, 3600, 45,000। और इसी वर्किंग में ही हम कर लेते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 2021, तो 250,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 1800। और दूसरी मशीन कितने की? 320,000
इसकी लाइफ 16,000 और ये कितना इस्तेमाल हुआ 800। ऊपर वाले का 22,500 और ये 16,000 38,500। ये हो गई ओपनिंग एक्यूमुलेटेड, ये हो गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ओपनिंग में एक ही जनरेटर था और वो पिछले साल तक 2 साल गुजार चुका था, दोनों के आर्स टोटल लिए एक्यूमुलेटेड आ गई। इस साल 2 जनरेटर्स हैं तो उन दोनों की डेप्रिसिएशन निकली और ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकल आई। जिन्होंने भी इसको पूरा किया था और जाते ही इतनी खुशियों में नहीं पड़ गए थे, अगर किया था तो इस फिगर में किसी को एतराज है तो बताइए। जिन्होंने भी किया था, जिन्होंने भी किया था और किन्होंने किया था, बस चलें। जिन्होंने भी किया था ओपनिंग एक्यूमुलेटेड और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ओके, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गया 38,500 45,000। अच्छा देखें, ये ना बेशक हम बना इस शक्ल में रहे हैं, अदरवाइज ये मेहनत वही हो रही है कि अगर आपसे सवाल में इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट पूछा होता तो भी हम लोग 1 जनवरी 21 का बीडी निकालने के लिए यही मेहनत करते, 31 दिसंबर 21 पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यही मेहनत कर रहे होते। तो जो मेहनत टी अकाउंट बनाने के लिए होनी थी, मेहनत वही हो रही है, बस इसको लिखना इसकी बजाय इस शक्ल में हो रहा है। इसको एसेट स्केड्यूल कहते हैं। एग्जाम में ये क्यों बनाना पड़ेगा बाद में आएंगे, अगर बनाना पड़ा तो ये होता है एसेट स्केड्यूल। डिस्पोजल कोई नहीं था, 83,500 और नेट बुक वैल्यू बन गई 486,500। ये इक्विपमेंट है। किधर है, कौन है, कहाँ है? हाँ जी जी जी, सिर्फ ये जो हम पीपी पढ़ रहे हैं नहीं का होता है। इंटेंजिबल का भी होता है, वो FR2 में पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़ रहे हैं ये इसी का होता है, और इससे एक मिलता जुलता है। आगे हमने IS-40 पढ़ना, उसमें भी होता है। नहीं तो और किसका आप पूछना चाह रहे थे, और किसका होता है? नहीं, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। व्हीकल्स ओपनिंग बैलेंस 950,000। इसमें शायद एक एक्सचेंज थी है, तो जो उस नए की कॉस्ट है वो यहां और पुराने की कॉस्ट यहां 970। ओपनिंग दी हुई है कि निकालनी पड़ेगी? दी हुई है 4,5,0। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर तो वही मेहनत के अगर टी अकाउंट बनाना होता और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालते तो वही वर्किंग अब वही हो रही है। रिड्यूसिंग बैलेंस था शायद, तो रिमेनिंग ओपनिंग के लिए बल्कि पहले ये कर लेता हूं। जो एसेट बेचा उसकी हम पहले नेट बुक वैल्यू निकाला करते हैं साल के शुरू की। कॉस्ट क्या थी इसकी? 180। कब खरीदी थी ये गाड़ी? 1 अक्टूबर 18। रेट कितना? तो 2018 में आ जाएंगे 3 महीने, उसके बाद 19 पूरा 20 पूरा नहीं है, नहीं 9 सब्जी वाला ही मुझे, ठीक है। ये क्या बना? 7,3,977,3,0। और 2021 में कब बेचा? 30 अप्रैल। तो इसका मतलब है 4 महीने फिर ये और डेप्रिशिएट हुआ। 7,818। तो बिकते हुए फिर इसकी बुक वैल्यू हो गई थी 8,9,912। लेकिन हमें नेट बुक वैल्यू नहीं, हमें एक्यूमुलेटेड चाहिए। तो कॉस्ट में से निकाल दें 900।
जो एसिड बिका होता है पहले उसके साल की शुरू की बुक वैल्यू तक पहुंचते हैं, फिर डिस्पोजल डेट तक पहुंचते हैं, और फिर इसको कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो एक्यूमुलेटेड निकलेंगे। साल के शुरू की बुक वैल्यू में से बिकने वाले एसिड की साल के शुरू की बुक वैल्यू निकाल देते हैं और इस पे पूरे साल का रेट लगा देते हैं। 9493। एडिशन पे कितने महीने? 8 महीने। यार ये वही वाला रिफिल किया या चेंज किया? अच्छा जी 32,000 और डिस्पोजल वाला ये निकाल लिया 7818, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बन गई 1347 134755 501367 और नेट बुक वैल्यू हो गई 468633 और इन्हीं सब की टोटल फिगर्स यहाँ। ये होमवर्क वाला एसिड स्केड्यूल। बोर्ड की सैर कराते हैं आस्ता आस्ता। अच्छा सोशल मीडिया पे जो फ्लोट हो रहा है मुझे तो वही फिगर भी पता है, अभी आईकैप ने तो इस तरह पता नहीं अनाउंस किया होता है कि नहीं किया होता। FL1 का रिजल्ट 21-23 चलो 23-21-22 कर लें। नहीं ये कम रिजल्ट है और इसकी एक खास वजह जो तभी ही अंदाजा था वो इंट्रो एग्जाम वाले लोग थे जिन्होंने इंट्रो पढ़ी भी थी तो वो एम पढ़ी थी क्योंकि उनको पता था एग्जाम तो होने नहीं लगा, तो वो इंट्रो एग्जाम वाले लोग थे और उन्होंने इस चीज को या तो बॉदर नहीं किया कि इन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई, या ठीक है बेचारों ने हो सकता है मेहनत की हो लेकिन नहीं कर सके हो। आप भी वही कौम है, आपने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई। अब ये बात आपको आज याद दिलाने का मकसद ये है कि मैंने ना शुरू में भी कुछ क्लासेस में ये बात की थी। इंट्रो टू अकाउंटिंग एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको आईकैप ने अब PRC में डाला है
और पीआरसी में डालने की वजह शायद ये होगी कि एमसीक्यूज में टेस्टिंग कर लें ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए, काफ़ी है। उसके बाद फिर वो लोग FAR 1 में आए। और पीआरसी में डालने का मतलब है कि तकरीबन कोई 3 महीने का एक कोर्स है, या चलो अब मुझे नहीं पता पीआरसी में क्या तरतीब चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई बहुत एक्सेप्शनल बच्चों का बैच शुरू होता हो तो होता हो, वरना रेगुलर जो बैच पीआरसी का चलेगा वो 3-3, 4-4 महीने ही का चल रहा होगा। तो अब एक 3 महीने का, कम से कम 3 महीने का एक पूरा पेपर है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ। 2 हल थे, या तो आप लोग बेशक AFC पास हैं लेकिन आप खुद से वो पेपर पढ़ते, 3 महीने लगाते, उस सब्जेक्ट का एक मिजाज बनाते, फिर FAR 1 में आते, जो कि आपने नहीं किया। दूसरा हल ये था कि हम FAR 1 को कुछ ऐसा ब्लेंड कर लें कि इंट्रो ना पढ़े हुए लोग भी साथ चल जाएं। उसके लिए मैंने पहले 10 दिन तो प्योरली सिर्फ डबल एंट्री पे लगाए। उसके बाद भी अभी 3 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने FAR 1 में रखे हुए हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो वो इंट्रो वाले बिल्कुल जरूरत के तहत आपको बताऊंगा। एक मैंने इन्वेंट्री कही थी, एक मैंने आपको बैड डेट्स बोले थे, और एक मैंने एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स कहा था। ये मैंने आगे कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं हो सकेंगे नेचुरली जो उस 3 महीने के बैच में होते, लेकिन जरूरत के तहत कराऊंगा। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, कि जो FAR 1 का सिलेबस है उसमें जो टाइम लगना था फिर वो ज्यादा लगेगा। और आपको मैंने शुरू में ही कह दिया था कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे, रमजान गुजार लें फिर रखेंगे, तो अब वो रमजान गुजर गया। और तो अगर और टाइम गुजारना है तो फिर आप एक ही वक्त अगली टाइम में फिर दोबारा आ जाइएगा, फिर और टाइम तसल्ली से ले लें। अगर नहीं तो फिर अब एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है। एक तो ये सब दोबारा बताने का मकसद एक्स्ट्रा क्लासेस की तरफ लाना है आपको। दूसरा, फिर से हौसला दे रहा हूं कि आपको बेटा चूंकि वो 3 महीने वाला सब्जेक्ट अभी ही ब्लेंड करके पढ़ाना है तो आपको मेहनत ज्यादा चाहिए। और ये जो रिजल्ट आपके सामने शेयर किया तो ये उसी कम मेहनत का नतीजा है कि जो स्टूडेंट्स मेहनत नहीं कर रहे थे फिर देख लें 22% रिजल्ट आया है। और इसको बिल्कुल शुरू पुरानी बात है, इसको तोड़ के 2 पेपर इसलिए बनाए गए थे। पहले होता था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये FAR 2 जिसको कहते हैं, 2 पेपर हुआ करते थे। इसको तोड़ के 3 पेपर बनाए गए थे। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तोड़ के इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और FAR 1 बना दिया था, इसीलिए क्योंकि वो पहला पेपर बहुत भारी होता था, रिजल्ट बहुत हल्का आता था उसका। तो अब फिर वापस उसी तरफ ही आ गए आप लोग, यानी आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, आप डायरेक्टली FAR 1 में आ गए। तो मेहनत बेटा बहुत ज्यादा चाहिए इसके लिए। मैं क्या कर सकता हूं, मैं यही कर सकता हूं कि मैं कोशिश करके आपको बिल्कुल नीचे से ही उठा के ऊपर लाऊं, लेकिन आपको ये बार बार घर जाके इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जब 8 दिन आप जाया कर रहे हैं ना, नहीं खोली ना किताबें, नहीं खोलनी थी, तो अब ये सब आप भूल गए, इसलिए आपको इसको फिर से खुद ही एक्स्ट्रा टाइम निकाल के रिवाइज करना पड़ेगा। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि एक तो इस पे सवाल आता ही आता है 17-18 नंबर का, और इसके साथ 2-3 चैप्टर और मिक्स हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है FAR 1 का। तो जो इन 8 दिनों में आपने ना पढ़ के सब भुला दिया है वो आपने खुद रिवाइज करना है। और अभी इस महीने से हम 1 क्लास पर वीक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बाकी फिर अगले महीने और देखेंगे क्या करना है। अब उसका हल मेरे पास एक ही है वाहिद, के है नहीं संडे नहीं। उसका हल ये है कि मैं वीक का मिड यानी वेडनेसडे, ये मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, ठीक है बता रहा हूं, वेडनेसडे को एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, और वो रखूंगा शाम में ही गई। शाम में इसलिए क्योंकि मेरी क्लासेस तकरीबन 3 बजे तक तो कंटिन्यूस क्लासेस नहीं हूँ। गुलबर्ग से यहाँ आते आते चलो 3:15 हो जाएंगे, तो 3:30 रख लूंगा क्लास। और चूंकि वो एक एक्स्ट्रा क्लास हुआ करेगी टाइमिंग के एतबार से, वरना वो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा सी क्लास नहीं है, वो आपकी रूटीन क्लास है। जो बुध की सुबह क्लास होगी उसी से अगला पोर्शन उस शाम वाली क्लास में पढ़ेंगे, उसी से अगला पोर्शन अगले दिन सुबह जुमेरात में पढ़ेंगे, तो वो रेगुलर क्लास होगी। लेकिन चूंकि सब बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता आना, क्लैशेस होते हैं, सुबह से पढ़ के मरने वाले हो गए होते हैं, तो वो जो वेडनेसडे वाली क्लास हुआ करेगी वो फिर मैं यूट्यूब पर डलवा दिया करूंगा, ताकि जो नहीं आने की हिम्मत कर सकें तो वो रात को लेक्चर सुने और फिर जुमेरात की क्लास लेने आए। और जो आ सकते हो तो बिल्कुल ठीक है आए, और 3:30 टाइम लेट से हम रख लेते हैं। लेकिन मैं पहले कंफर्म कर लूं रूम अवेलेबिलिटी और कैमरा अवेलेबिलिटी, कंफर्म कल कर दूंगा। लेकिन अभी आप टेंटेटिवली वेडनेसडे हर हफ्ते 3:30, ठीक है? रेगुलर एक क्लास नहीं 4:45, 3:30, हाँ 4:45 वही, ठीक है जी। वेडनेसडे को टेंटेटिवली बता रहा हूँ, टाइम कंफर्म कल कर दूंगा, 3:30 बजे हम एक्स्ट्रा क्लास किया करेंगे। और ऑनलाइन वालों के लिए भी अब क्या है कि एक वीक में 7 क्लासें अपलोड होगी, पहले 6 हो रही थी, 7 होगी। और ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये रेगुलर है, ओके।
अच्छा, मैंने रूम का पूछना होगा तो इसलिए बता दें सच्ची सच्ची कौन कौन होगा उस एक्स्ट्रा क्लास के अंदर फिजिकली बैठा? सारे होंगे माशाल्लाह, वाह यार। अच्छा वैसे ये नहीं कि आपके सामने ही कह रहा हूं, मैं बाकी इसको एडमिट कर रहा हूं, मैं आप लोगों से खुश हूं, ये क्लास अच्छी लगी मुझे, वरना लास्ट टाइम FAR 1 में मैं कोसता ही रहा था पूरे सेशन में, बल्कि एक दफा तो मैंने प्रिंसिपल को भी बुला लिया था कि आप उनको समझाएं कि छोड़े ये लोग FAR 1। ये हालात हो गए थे कि मैंने ये फैसला कर दिया था कि मैं FAR 1 छोड़ ड्रॉप ही कर देता हूँ। जितने बुरे हालात उस सेक्शन में हो चुके थे, कुछ बैठे होंगे शायद आप में से वो वाले बच्चे, शायद मुझे लगता है उस सेक्शन वाला भी बैठा हो। चले हुआ भी तो बताएगा नहीं अभी, लेकिन लास्ट टाइम बहुत परेशानी थी मुझे FAR 1 से। तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी, ये नोटेड। क्या जी? हाँ यार, इतनी लंबी कहानी सुनाइए। हाँ होगी, इस वेडनेसडे से शुरू है। इस वीक में टेस्ट नहीं है, अगले वीक में होगा। और ये सारा जो पढ़ लिया, ये ऐसे स्केड्यूल सर जी शुरू से लेके रिवैल्यूएशन मॉडल। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का शुरू में एक दरख्त बनाया था। अच्छा, मैंने सेटलमेंट डिस्काउंट वाली बात बता दी थी ना? ठीक है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के दरख्त में कॉस्ट मॉडल था एक, और एक रिवैल्यूएशन मॉडल था। और कंपनी की मर्जी है कि वो चाहे तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करे, चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करे, लेकिन दोनों में से जो भी करे वो एक एक एसेट के लिए कर ले, पूरी क्लास के लिए। और अगर बिल्डिंग एक क्लास है तो ये नहीं हो सकता कि जो अच्छे इलाके की बिल्डिंग है वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख लें और जो जरा हल्के इलाके की है उसको कॉस्ट मॉडल पे रख लें। नहीं, बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग्स को फिर या तो रिवैल्यूएशन या कॉस्ट पे रखना पड़ेगा। और उसमें अंग्रेजी ये लिखवाई थी कि रीवैल्यूड अमाउंट, और उसमें से फिर माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। और इम्पेयरमेंट लॉस मैंने आगे एक सेपरेट IS पढ़ाना है, इसलिए इस चैप्टर में हम फिलहाल सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवैल्यूड, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो कॉस्ट की जगह पर एक चीज आ जाएगी रिवैल्यूड अमाउंट, डेप्रिसिएशन बहरहाल होगी। चले बस पेजेस वापस आ जाए। और एक और चीज मैंने पहले पेंडिंग की हुई है। मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि कुछ अर्सा गुजरने के बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के इनपुट्स बदल सकते हैं। 4 मौके थे उसमें, एक ना पलटे पेजेस वैसे ही देख लें। एक एस्टीमेट चेंज था, एक सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एक रिवैल्यूएशन था और एक इम्पेयरमेंट था। तो वो रिवैल्यूएशन वाली बात अब वो आने लगी। रिवैल्यूएशन मॉडल का ऑब्जेक्टिव ये है, जो उसका मकसद है जिंदगी का, वो ये है कि कंपनी ने ये इंश्योर करना है कि साल के एंड पे, अच्छा ये मैं आपको वैसे नॉलेज के लिए कहने के एक बात बता रहा हूं। एग्जाम में स्टूडेंट ने क्या करना है, उसने तो जो करना है वो भी बताऊंगा क्या करना है। ये मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। रिवैल्यूएशन मॉडल का मकसद ये है कि अगर बिजनेस रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट करे तो फिर उसको एक तसल्ली करनी होगी कि साल के एंड पे जो एसेट हमारी बुक्स में मौजूद है वो तकरीबन बराबर हो, ये पता है? yes, तकरीबन बराबर हो फेयर वैल्यू के। और फेयर वैल्यू एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक पूरा IS लिखा हुआ है जो आप लोग FAR 2 में भी क्या CFA 1 में पढ़ेंगे। आपके लेवल पे इतना काफी है कि फेयर वैल्यू से मुराद मार्केट वैल्यू है। अदरवाइज फेयर वैल्यू एक काफी बड़ी टर्म है, मार्केट वैल्यू उसकी एक मिसाल है, इसमें और बहुत सारी चीजें आती हैं।
लेकिन चूंकि आपने IFRS 13, ये फेयर वैल्यू है IFRS 13, CFA 1 में पढ़ेंगे, तो वो आपने चूंकि पढ़ना नहीं है अभी, तो आपके लेवल पे इतना काफी है कि फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। ये मकसद है रिवैल्यूएशन मॉडल का कि अगर बिजनेस किसी क्लास के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल आउट कर रही है तो बस उसने ये इंश्योर करना है कि ईयर एंड की कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के तकरीबन बराबर हो। ये बात समझ लें, मैंने बस नॉलेज के लिए बताई है। अगर कैरिंग अमाउंट यानी बुक्स में जो वैल्यू है वो फेयर वैल्यू से डिफरेंट है तो उसको फेयर वैल्यू तक पहुंचाना पड़ेगा, यानी एसेट को रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू तक लाना पड़ेगा। अकाउंटिंग में जो भी काम करना होता है उसके लिए कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट करना होता है। तो अगर हमें अपनी बुक्स में एसेट की वैल्यू चेंज करके कहां तक पहुंचानी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। वो सिखाना है आपको मैंने। ये अभी इस वक्त जितना मैंने सामने लिखा हुआ है ये मैंने आपको मेनली सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि अगर एक कंपनी ने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि हर साल के एंड पे एसेट अपनी बुक्स में फेयर वैल्यू के आसपास ही हो। अगर डिफरेंट है तो उसको फेयर वैल्यू पे ले आए। ये कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन मॉडल का। अब आपको सिखाने वाली बात यह है कि ये फेयर वैल्यू तक लाना है तो उसके लिए क्या डेबिट क्या क्रेडिट करना पड़ेगा, ये सिखाने लगा। उससे पहले एक नोट बस बता दूं, फिर रिवैल्यूएशन का डेबिट क्रेडिट सिखाता हूं। ये बात मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। करना क्या है वो मैं डेबिट क्रेडिट बताने लगा हूं। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि कंपनी अगर पूरी क्लास के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करे तो उसमें कंपनी की जिम्मेदारी क्या है कि फेयर वैल्यू के आसपास रखना है। अगर फेयर वैल्यू डिफरेंट है तो फिर एसेट को रिवैल्यू करके फेयर वैल्यू तक पहुंचाना है। अब वो कैसे करना है ये हमने सीखना है। ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया टॉपिक का, लेकिन उस डेबिट क्रेडिट को सीखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख लेते हैं। जब एसेट रीवैल्यू कर देंगे, एसेट की वैल्यू बदल देंगे, तो अब से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? क्यों पड़ना चाहिए? क्योंकि वैल्यू बदल गई, डेप्रिसिएशन होने वाली चीज चेंज हो गई। तो अब से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन के फार्मूले में अब चूंकि हम चेंज लाने लगे हैं तो फिर आइंदा के लिए डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाए? रीवैल्यूड अमाउंट पे, और उसको कितनी लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे? रिमेनिंग के ऊपर। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब भी हमने डेप्रिसिएशन के इनपुट चेंज करने हैं हमेशा अब बची हुई लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। तो उसके लिए कीमती बात यह है कि आफ्टर रिवैल्यूएशन subsequently depreciation is charged on revalued amount over remaining useful life। ये बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें फिर ये चीज बार बार आती रहेगी कि कैसे रिमेनिंग लाइफ पे। तो ये चीज बार बार अब सवालों में कवर हो जाएगी। ये हम सवालों में करेंगे यूज। ये मैंने आपको समझ ले बस एक आइडिया दिया था। अब हम ये अकाउंटिंग सीखने लगे हैं तो ये उससे पहले एक जरूरी बात बताई है। ये फिर आगे सवालों में बार बार प्रैक्टिस होता रहेगा कि रिवैल्यूएशन के बाद जब भी अगले ईयर्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी तो फिर अब कॉस्ट वॉस्ट सब खत्म। अब रिवैल्यूड अमाउंट है जिसने डेप्रिशिएट होना है, और डेप्रिशिएट होने के लिए जितनी लाइफ बची है उस पर डेप्रिशिएट होना।
अकाउंटिंग सीखते हैं जी, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन, ये सिखाने लगो। और जिस तरीके से रिवैल्यूएशन की जाती है ना, इसके लिए कुछ किताबों में और आईकैप के क्वेश्चंस में भी एक नाम यूज हुआ है, उसको कहते हैं नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। ये नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ सवालों में हुआ है इस्तेमाल आईकैप में, यानी जो हम लोग काम करने लगे हैं ना, उसको नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड कहते हैं। एक ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड भी होता है। असल में ना आईएएस ने दो तरीके बताए हैं अकाउंटिंग करने के, तो जो ज्यादातर यूज होता है वो यही वाला है, किताबों में सवालों में यही होता है। तो इसका नाम भी मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि आईकेएफ के क्वेश्चन में ये नाम यूज हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। किस चीज की अकाउंटिंग पढ़ने लगे, क्या पढ़ने लगे हम? कि एसेट को अब जब हमने रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू तक पहुंचाना है तो क्या डेबिट क्रेडिट करना है। यहां पर मैं जो भी एंट्रीज लिखूंगा वो कब हो रही होंगी? जब रिवैल्यूएशन हो रही होगी, ठीक है, जब रिवैल्यूएशन हो रही होगी। ये बात आप खुद अपने अल्फाज में लिख लें कि जो मैं यहां एंट्रीज बताने लगा हूं, पूरी बात समझ लीजिएगा पहले, अपने अल्फाज में जैसे मर्जी टूटे फूटे लिख लें। मैं यहां पर जो भी एंट्रीज बताने लगा हूं वो होंगी जब एसेट की रिवैल्यूएशन हो रही होगी। और एग्जाम में ये ईयर एंड पे भी हो सकती है, ईयर स्टार्ट पे भी हो सकती है, ईयर के कहीं दरमियान में भी हो सकती है। दोबारा, मैं इस वक्त आपको जो एंट्रीज अब पढ़ाने लगा हूं ये वो एंट्रीज हैं जो एसेट की रिवैल्यूएशन के टाइम पे की जाएंगी। दो एंट्रीज हैं टोटल, ये एसेट की रिवैल्यूएशन के टाइम पे की जाएंगी। एग्जाम क्वेश्चन में वो कोई ईयर एंड भी हो सकता है, ईयर स्टार्ट की डेट भी हो सकती है, और ईयर के दरमियान की भी कोई डेट हो सकती है। अभी भी जिनको अल्फाज नहीं मिल रहे दोबारा सुन लें। मैं जहां पर जो भी डेबिट क्रेडिट एंट्रीज बताने लगा हूं वो रिवैल्यूएशन करते वक्त की एंट्रीज हैं, यानी जब बिजनेस रिवैल्यूएशन कर रहा होगा उस वक्त वो एंट्रीज करेगा। और एग्जाम क्वेश्चन में वो वक्त ईयर एंड भी हो सकता है, ईयर स्टार्ट भी हो सकता है, और ईयर के दरमियान की भी कोई डेट हो सकती है। जिनको अभी भी अल्फाज नहीं मिले दोबारा सुने। मैं यहां जो भी अकाउंटिंग पढ़ाने लगा हूं ये अकाउंटिंग हो रही होगी जब रिवैल्यूएशन हो रही है उस वक्त। और एग्जाम में आपसे रिवैल्यूएशन करने को जिस डेट पे कहा होगा वो ईयर एंड भी हो सकता है, ईयर स्टार्ट भी हो सकता है, और ईयर के दरमियान की भी कोई डेट हो सकती है। ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका फर्क पड़ेगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन पे। वो सवालों की प्रैक्टिस में आएंगे ना, फिर देखेंगे कैसे फर्क पड़ेगा। फिर बताऊं, अच्छा अब ना ऐसा है कि मैं आपको ये जो एंट्रीज बताऊंगा ये समझा के बताऊंगा तो ज्यादा अच्छी बात है, और सवाल की वैल्यूज के साथ बेहतर समझाना होगा। तो इसलिए अब आपने ना इसके लिए एक पेज लग जाएगा, एक पूरा पेज लगेगा, वो पेज छोड़ दें, एक सवाल लिखें, मैं उस सवाल को सॉल्व करता जाऊंगा और फिर इस छोड़े हुए पेज पे एंट्री भी भरता जाऊंगा। यानी मैं आपको सवाल को सॉल्व करते करते समझा दूंगा, और जब सब समझा दूंगा तो फिर यहां पर या साथ साथ तो ये जो पेज छोड़ा हुआ ये भी भरता जाऊंगा। देखिए ये पेज मैंने बताना है कि एंट्रीज क्या होती हैं, नोट्स लिखवाने क्या होती है, कैसे करते हैं, लेकिन समझाऊंगा सवाल के साथ। तो पहले सवाल करते हैं, उसके सोल्यूशन में मैं समझाऊंगा, और समझाते समझाते ये जो खाली छोड़ा हुआ पेज है ये बता जाऊंगा। ओके, तो इसके लिए आप एक पेज कम से कम छोड़ें और अब सवाल लिखिए। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग $960,000, 960, 9,60,000। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी
1 जनवरी 2012 2012। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। यूजफुल लाइफ बिल्डिंग की 12 साल है, 12 ईयर्स। स्ट्रेट लाइन मेथड है। रिवैल्यूएशन में वैसे टेस्ट अब तक हुआ ही स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हम ज्यादा प्रैक्टिस स्ट्रेट लाइन की करेंगे, और जब इसमें पक्के हो जाएंगे तो फिर एहतियातन मैं फिर अगले रिड्यूसिंग वगैरह की भी प्रैक्टिस बता दूंगा, लेकिन इसमें टेस्ट स्ट्रेट लाइन ही होता है। चलिए, कॉस्ट बता दी, लाइफ हो गई और स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद लिखिए बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड एज फॉलोज। बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड एज फॉलोज। डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा, ये 2 चीजें बताऊंगा एज फॉलोज में। अब 2 चीजें बताने लगा हूं, डेट यानी जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, और फेयर वैल्यू। पहले लिखिए 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 2013, और वो है जी 900,000, 9 लाख। उसके बाद लिखिए 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 14, और वो है 783,000, 783,000। फिर लिखिए 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 16। ये कर लीजिए 600,000, 600,000। उसके बाद लिखिए 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 18। $426,000, 426,000। उसके बाद लिखिए 1 जनवरी 19, $525,000, 525,000, 525,000। एग्जाम लेवल के क्वेश्चन में ना 2 होती हैं रिवैल्यूएशन, या मैक्सिमम 3 हो जाएंगी, लेकिन मैं चूंकि इसमें आपको सिखा रहा हूं सारे जिंदगी के उतार चढ़ाव, इसलिए मैंने 5 रिवैल्यूएशन डाल दी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथी सवाल है, लेकिन ये सिर्फ सिखाने के लिए हो रहा है। रिक्वायर्ड है मुझसे, क्या जी, तादाद ज्यादा है, 5, 3 कर लें तो एग्जाम लेवल का। अच्छा जी, रिक्वायर्ड है मुझसे, रिक्वायर्ड है सारी जनरल एंट्रीज 1 जनवरी 12 से लेके 31 दिसंबर 19 तक, 2019 तक की सारी एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं। अज्यूमिंग, ये जो अज्यूमिंग के बाद अंग्रेजी लिखवाने लगा हूं, ये बस अभी लिख लें, ये आपको कुछ 2 क्लासेस बाद समझ आएगी। रिक्वायरमेंट दोबारा सुनिए, जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं 1 जनवरी 12 से 31 दिसंबर 19 तक, 2019, ये जो 8 साल हैं, इनकी एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं। अज्यूमिंग, अज्यूमिंग के बाद वाली अंग्रेजी बस अभी बगैर समझे ही लिख रहे हैं आप, मोस्ट प्रॉब्ली परसों शायद ये बात आएगी आपके सामने। अज्यूमिंग दैट कंपनी डज नॉट ट्रांसफर, अज्यूमिंग दैट कंपनी डज नॉट ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, कंपनी डज नॉट ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन to
रिटेन्ड अर्निंग्स, दोबारा अज्यूमिंग दैट कंपनी डज नॉट ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। इस लाइन का क्या मतलब है, कुछ नहीं बताया अभी। अच्छा, अब ना मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं खुद बोर्ड पे, एंट्रीज कर रहा हूं, और अभी इस सवाल में इंटेंशनली मैं कोई वर्किंग्स नहीं बना रहा, जबानी कैलकुलेशन करवाऊंगा इंटेंशनली। और उसकी रीजन यही होगी कि आपको पहले पता तो चले कि मुश्किलें क्या आएंगी कैलकुलेशन में, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, फिर मैं उसके लिए एक टेबुलर वर्किंग बताऊंगा बाद में। मुश्किलें पता होंगी तो फिर आप उस टेबुलर वर्किंग का फायदा समझेंगे। अल्टीमेटली एक टेबुलर वर्किंग बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं बता रहा, इंटेंशनली मैं वर्किंग जबानी चलाऊंगा। अभी इस वक्त आपने ना, अभी और कल वाली क्लास में जब पूरा करूंगा, आपका अभी मेन फोकस सिर्फ इस बात पे हो कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट हो रहा है, और जो कैलकुलेशन जबानी कर रहा हूंगा समझ जरूर आ जाए कि वो फिगर्स क्या हैं। ये फिक्र रहेगी कि अच्छा हम क्या जबानी करेंगे, नहीं, एंड पे एक टेबल बता दूंगा, एंड पे एक टेबुलर वर्किंग बताऊंगा, लेकिन अभी इस सवाल को कराते हुए मैं इंटेंशनली वो वर्किंग नहीं बता रहा और मुश्किल में डाल के ही कैलकुलेशंस करवा रहा हूं इंटेंशनली। अभी मेरा फोकस ये है कि आप डेबिट क्रेडिट समझ जाएं, और बेशक मुश्किल से सही लेकिन उन कैलकुलेशन की फिगर समझ जाएं कि वो हम क्या फिगर ले रहे होंगे। 1 जनवरी 12 क्या एंट्री होगी, सोल्यूशन कर रहा हूं जी। बिल्डिंग खरीद रहे हैं हम, बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट 960। और अगर आपसे एग्जाम में जर्नल एंट्रीज मांगी हो और ये ना कहा हो कि नरेशंस नॉट रिक्वायर्ड, यानी नरेशंस मना ना की हो, तो मेरी नसीहत यह है कि आप नरेशंस लिखा करें। नरेशन क्या होगी, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है कि हो क्या रहा है, और ये बहुत समराइज्ड होती है, इसमें सिर्फ 2-3 वर्ड्स के ट्रांजेक्शन पता चल जाए। कोई लंबी कहानियों की जरूरत नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर फलाना वेंट टू मार्केट and negotiated very well and finally purchased the building for this amount and paid the amount through check number फलाना। इतनी लंबी कहानी की जरूरत नहीं है, बस बिल्डिंग परचेज बस काफी है। 1 जनवरी 12 बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। आगे ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 12 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। क्या एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी 80,000, चूंकि 960 की कॉस्ट है और लाइफ है 12, 80,000। और ये हमने क्या किया, अच्छा डेप्थ काफी है, डेप्थ फॉर 2012। फिर आगे किसमें, सोल्यूशन में, हाँ ये ठीक है, डेप्थ बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा भी जो मशहूर वर्ड है ना डेप्रिसिएशन, ये ठीक है डेप्थ, मतलब B C D A ये नहीं करना। आगे ये एक डेप्थ भी काफी है, एक डेप्थ काफी जी। इसके बाद रिवैल्यूएशन कब हो रही है, 31 दिसंबर 13। अच्छा, रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पेश आई होगी, क्योंकि उस वक्त कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में डिफरेंस होगा। किस वक्त, 31 दिसंबर 13। तो 31 दिसंबर 13 की फेयर वैल्यू को किससे कंपेयर किया होगा, कब की कैरिंग अमाउंट, 31 दिसंबर, तो इसका मतलब ये 13 ना, रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 13 बताई मैंने। हाँ, तो 31 दिसंबर 13 की कैरिंग अमाउंट तक हम तब पहुंचेंगे जब पहले 13 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो इसका मतलब है कि रिवैल्यूएशन तो चलो बाद में बात देखी जाएगी, पहले डेप्रिशिएट तो करें ना। हमने 31 दिसंबर 13 तक पहुंचना है ना, तो फिर डेप्रिशिएट करेंगे तो कैरिंग अमाउंट तक पहुंचेंगे, तो 13 की भी डेप्रिसिएशन आएगी। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 80,000। चलिए यहां से आगे इंशाल्लाह मैं कल लेके चलता हूं। कौन सी ओपनिंग, उसकी क्या होगी, एंट्री कर रहा हूं यार, मैं एंट्रीज कर रहा हूं, हर साल डेप्रिसिएशन की एंट्री होती जाएगी।
ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।